प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। रेखाएं और कोण भाग 3। इसके अंदर भाग 1 और भाग 2 जारी किए जा चुके हैं, जिसमें आपको परिभाषाएं पढ़ाई गई है। उन परिभाषाओं को, कोणों को जो भी दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से नोट कर लें और उनको याद कर लें। नहीं तो इसमें जब हम अपने क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने में कठिनाई महसूस होगी, क्वेश्चन हल नहीं होंगे। आज हम इसके आगे की जो कुछ परिभाषाएं हैं, कोणों के बारे में जानकारी हैं, वो हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें पहला है आसन कोण क्या होते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र के अंदर बी एक उभयनिष्ठ बिंदु है। बी से 3 किरणें निकल रही है, बी सी, बी डी और बी ए। यहाँ पर जो बी डी किरण है वो दो कोण बना रही है, एक तो डी बी सी और डी बी ए, या इसको ए बी डी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, आसन कोण क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कैसे उनको समझाया जा सकता है या सेट किया जा सकता है। तो इसके अंदर अपने ध्यान दें तो उभयनिष्ठ बिंदु भी है इनका, और जो ये किरण बी डी है, ये दोनों कोणों को, पूरा कोण हमारा क्या है, कोण ए बी सी। ए बी सी कोण जो पूरा है हमारा, ये कोण पूरा, इसको दो भागों में कौन बांट रहा है, बी डी किरण। तो ये बी डी किरण क्या है हमारी, इन दोनों में उभयनिष्ठ है। तो चित्र को आप ध्यान से देखें। ध्यान से देखने पर आपको सारी बात है वो समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया है, यदि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो उभयनिष्ठ भुजा क्या होगी, बी डी। एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो, तो ये भुजा बी ए और बी सी उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, ये दोनों भुजाएं क्या है, जो ये बी डी हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, इसके दोनों ओर विपरीत दिशा में, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। यहाँ पर कोण ए बी डी तथा डी बी सी आसन कोण है। ए बी डी ये डबल चाप वाला, और डी बी सी ये दोनों क्या है, आसन कोण है। किरण बी डी इनकी उभयनिष्ठ भुजा है और बी इनका उभयनिष्ठ शीर्ष है। किरण बी ए और बी सी वे भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है। ये बी ए और बी सी ऐसी भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है। इसके अतिरिक्त जब दो आसन कोण होते हैं तो उनका योग उस कोण के बराबर होता है जो इनकी भुजाओं से बनता है, जो उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि इस जो पूरे कोण का मान है, ये जो पूरा टोटल कोण है हमारा, ये इतना कोण, ये सारा, ये कोण दो भागों में बंट गया। एक तो इधर वाला ये कोण हो गया और एक ये इस साइड वाला, यानी इन दोनों कोणों का योग है वो पूरे कोण के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी जो हमारा पूरा कोण है, इसके दो भाग हो गए, कोण ए बी डी ये ऊपर वाला और डी बी सी, यानी ये और ये दोनों कोण मिलकर के इस कोण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये स्पष्ट है, ध्यान देकर के समझ लेना चाहिए कि आसन कोण क्या होते हैं। फिर एक बार पुनः रिपीट करता हूं मैं। आसन कोण वे होंगे, उभयनिष्ठ शीर्ष एक होगा और ये बी डी है, ये दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। तब ये जो पूरा कोण है हमारा इन दो कोणों में बंट जाएगा। इन दो कोणों में कौन बांटेगी, ये जो किरण बी डी है ये इन दो कोणों में बांट देगी, यानी पूरे कोण के दो भाग करना। तो वे क्या होंगे, एक दूसरे के आसन कोण हो जाएंगे और उन आसन कोणों का योग है वो पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में अपने आते हैं कि रेखिक युग्म क्या होता है। रेखिक युग्म, युग्म का मतलब यहाँ जोड़े से है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये ए बी सी एक कोई रेखा है और
बी डी भी एक कोई रेखा है, यानी किरण कह सकते हैं अपने, बी डी किरण है, बी से इस तरफ भी रेखा है और इस तरफ भी रेखा है। तो यहाँ पर आप अपने ध्यान दें तो ये क्या है, डी का कोण है। इस तरफ भी एक कोण बन रहा है और इस तरफ भी एक कोण बन रहा है। अपने यहाँ ये समझने का प्रयास करेंगे कि रेखिक युग्म क्या होता है और उसका क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो बी डी है और बी सी उभयनिष्ठ भुजा बी ए के एक ही ओर स्थित है। ये जो बी डी है ये उभयनिष्ठ है, इसमें जो बी डी और बी सी है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर स्थित है। यदि उभयनिष्ठ भुजाएं बी ए और बी सी एक रेखाएं बनाएं तो यह एक कोणों का रेखिक युग्म बनता है। बी ए और बी सी ये क्या है, एक लाइन के ऊपर स्थित है, एक रेखा के ऊपर स्थित है। ये दोनों एक रेखाएं बना रही है, यानी अपने इसको समझ सकते हैं कि ये डी का ही कोण मान लो, 180 डिग्री का जो सरल कोण अपने बनाते हैं वो समझने में आसानी रहेगी। भी ये 180 डिग्री का कोण है। यहाँ पर 180 डिग्री के कोण के दो भाग किए गए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर कोण ए बी डी, कोण ए बी डी तथा डी बी सी, दो कोण बन गए। एक तो बन गया ए बी डी और डी बी सी, एक तो ये कोण और एक ये कोण। चित्रानुसार एक रेखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं इनको, बनाते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये डी पर बन रहा है कोण। डी का मतलब पूरा 180 डिग्री का। अगर ये किरण न हो तो क्या है, अपने 180 डिग्री का कोण ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं इन दोनों का योग क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि अगर एक रेखा पर एक किरण बी डी खड़ी हो तो वो क्या बनाती है, जो आसन कोण बनाती है या जो रेखिक युग्म बनता है उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यदि एक किरण रेखा पर हो तो वो एक रेखिक युग्म बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि किरण अगर रेखा पर खड़ी है तो जो आसन कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये चित्र के द्वारा हम स्पष्ट है, जो डी पर कोण बनता है उस हिसाब से हम अगर देखें तो डी का कोण 180 डिग्री होता है। यहाँ पर 180 डिग्री के कोण को हमने दो भागों में बांट दिया है। तो ये भी आगे जाकर के क्वेश्चन में काम आएगा कि अगर हमें इस तरह से कहीं लाइन मिलती है, कोई भी सीधी सरल रेखा और उसके ऊपर एक किरण है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या मानेंगे हम, 180 डिग्री मानेंगे, क्या होता ही है। और दूसरा इसके अंदर जो विपरीत है कि अगर आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो किरण रेखा पर खड़ी होती है। अगर जो आसन कोण है उनका योग 180 डिग्री हो जाता है तो किरण रेखा पर खड़ी होती है। और अगर किरण रेखा पर खड़ी है तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है, यानी ये एक दूसरे के विलोम है। फिर समझिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, अपने इसमें अपने अपने हिसाब से अपने शब्दों में समझिए कि क्या है। ये एक रेखा है, इसके ऊपर ये एक किरण है, ये किरण इस रेखा पर खड़ी है। पुनः ध्यान दीजिए, ये किरण इस रेखा पर खड़ी है तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो किरण रेखा पर खड़ी होती है। इसमें दो ही बातें हमें याद रखनी है कि रेखा के ऊपर किरण खड़ी है तो जो दोनों आसन कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। और अगर हमें कहीं दे दे कि दो आसन कोणों का 180 डिग्री योग है तो वो किरण है वो रेखा पर खड़ी होती है। ये दोनों चीजें हमें इसमें याद रखनी है। इसके बाद अपने आते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं कि एक ही दो रेखाएं ये प्रतिच्छेद कर रही है, ए बी और सी डी, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अपने चित्र को ध्यान से समझें, ओ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक तो ये डबल चाप वाला कोण है ना, दर्शाया गया, एक सिंगल वाला दर्शाया गया है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यानी ये कोण
इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख, यानी शीर्ष के ऊपर जो आमने सामने के कोण है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। चित्र के द्वारा हम समझेंगे। प्रश्न के अंदर कहीं पर भी इस प्रकार की अगर स्थिति प्रकट होती है कि इस तरह से एक ही बिंदु पर कोण बनता है तो हम इसे आमने सामने कोण मानेंगे। जैसे ये कोण 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा, और ये भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि 50 और 50 100 हो गए, तो 360 में से 100 घटा देंगे तो पीछे जो बचेंगे उनका आधा कर देंगे, तो ये भी दोनों बराबर के कोण में प्राप्त हो जाएंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण यानी शीर्ष के ऊपर जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर ऐसे कोण जब दो रेखाएं ए बी और सी डी के प्रतिच्छेद करने पर बनते हैं तो यहां पर भी है शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बनते हैं, यानी जोड़े बनते हैं। पहला युग्म इसमें कौन सा बना, कोण ए ओ डी और बी ओ सी। इसको सी ओ बी भी कह दो, चाहे ए ओ डी को डी ओ ए भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये युग्म बन गया, और दूसरा युग्म कौन सा बन गया, ए ओ सी और डी ओ बी। यानी यहां पर ये हमें दो युग्म प्राप्त होते हैं शीर्षाभिमुख कोणों के। इसके बाद में हमारे आता है कि प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, किस प्रकार होती है। प्रतिच्छेदी जैसा नाम से स्पष्ट है कि वो प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एक दूसरे को काट रही है। यहां हमें ये ध्यान देने वाली बात है, रेखाएं शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी इन प्रकार के जो अपने प्रश्न कर रहे हैं ये परिभाषाएं याद कर रहे हैं। रेखा का मतलब यहाँ पर सरल रेखा है, न कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, सीधी रेखा लेनी है हमने। अब यहाँ पर है प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी रेखा का दूसरा नाम जिसको समांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी कौन सी होती है और अप्रतिच्छेदी या समांतर कौन सी होती है, अपने चित्र के अंदर है पी क्यू और आर एस, ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसा अभी हमने ऊपर शीर्षाभिमुख कोण को समझा था, बिल्कुल वही बात है इसके अंदर भी। और समांतर रेखाएं पी क्यू और आर एस। अब ये प्रतिच्छेदी क्यों है और ये समांतर क्यों है, इसके अंदर यह समझने वाली बात है कि समांतर यानी अप्रतिच्छेदी, समांतर का मतलब है इनके बीच में जो अंतर है यहां से यहां तक का, ये लंबवत, ये समान रहेगा, न कम होगा न ज्यादा होगा। इन रेखाओं की विशेषता क्या है, इन रेखाओं को आप कितनी ही इधर से दोनों तरफ बढ़ाते जाओ ये कभी मिलेगी नहीं, पर शर्त इसमें यह है कि इनके बीच की दूरी समान रहनी चाहिए। अगर बीच की दूरी समान नहीं हुई तो ये रेखाएं कहीं न कहीं जाकर के मिलेंगी। और जो ये बीच की दूरी होती है इनके बीच की, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लंबवत दूरी। तो यहां पर चित्र से स्पष्ट पता चलता है कि इसमें प्रतिच्छेदी कौन सी होती है और समांतर रेखाएं या जिनको अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं वो कौन सी होती है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में काटती है, कहीं न कहीं काटेगी। तो चित्र के अनुसार ओ इनका प्रतिच्छेद बिंदु है और समांतर रेखाएं आपस में कहीं पर भी नहीं काटती है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की परिभाषाएं क्या होगी, तो ये दो रेखाएं खींचने के विभिन्न प्रकार हैं, एक तो प्रतिच्छेदी और एक समांतर। चित्र 1 के अनुसार पी क्यू और आर एस प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है तथा शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। जैसे हमने अभी शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था, तो इसमें भी ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। एक ये बन जाएगा कोण इसके सामने और एक ये बन जाएगा। अगर हम इनको ऐसे दर्शाते हैं तो इसमें भी क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो दोनों किसके ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और इसमें भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। इसके बाद में आते हैं अपने कि समांतर रेखाएं,
तो इसमें अपने ये ध्यान रखना है, इसके नाम के अंदर दिया हुआ है समान अंतर वाली रेखा। इसमें 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। समांतर रेखाएं कोई जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 भी हो सकती है। चित्र 2 के अनुसार पी क्यू और आर एस समांतर रेखाएं हैं। ये पी क्यू और ये आर एस 2 समांतर रेखाएं हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता यह है कि ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है, चाहे इन्हें दोनों ओर कितना ही बढ़ा दे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अपने कितना ही बढ़ाते जाएं, ये आपस में कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जो इनके बीच की दूरी है वो हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। इनके उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयां समान रहेंगी। यही लंबाई दोनों रेखाओं पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी कहलाती है। तो यहां पर आप पुनः समझिए कि समांतर रेखाएं क्या हो गई? जो समान अंतर में हो। इनके जो बीच की ये जो लंबवत दूरी है, यानी 90 डिग्री वाली लेनी है अपने, ऐसे टेढ़ी ऐसे दूरी नहीं लेनी, बिल्कुल लंबवत दूरी, यहां से यहां तक 90 डिग्री के कोण, ये दूरियां हमेशा समान रहेगी हर जगह। अगर हम इतना, जैसे ये चित्र हमने बना लिया, अगर ये दूरी समान रख ली तो अब आप इनको कैसे ही बढ़ाते जाओ दोनों तरफ, ये हमेशा समान ही रहेगी, क्योंकि सरल रेखा है वो सीधी चलती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसको कितना ही बढ़ा देता है। और यही क्या है? इनके बीच की दूरी है। और ये दूरी क्या होगी? इनके उभयनिष्ठ लंब का मतलब क्या है? यहां से यहां तक जो लंब है, या यहां से यहां तक जो लंब है, उसकी लंबाई अगर समान है तो इनकी रेखाओं के बीच की दूरी भी समान रहेगी और ये आपस में कभी नहीं मिलेगी। अब जैसे इसके अंदर प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब वो एक दूसरे को छेदन करेगी। यहां 2 ही रेखाओं की बात चल रही है, 2 रेखाओं के खींचने के विभिन्न प्रकार है, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो प्रतिच्छेदी का मतलब है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर जरूर काटेगी, और अप्रतिच्छेदी का मतलब है वो कभी भी कहीं पर भी किसी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटेगी, यानी समांतर रेखाएं समान अंतर वाली, दोनों ये समान अंतर पर चलेगी। इसमें अपने क्या उदाहरण है वो दे सकते हैं। एक रेलगाड़ी की पटरी का उदाहरण दे सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेलगाड़ी जब मुड़ती है ना तो पटरी में घुमाव आ जाता है, जबकि फर्क इतना ही है, जो सरल रेखा है वो सीधी चलती है। तो आप रेलगाड़ी की पटरी की जो 2 पटरियां हैं उनको 2 सीधी रेखाएं मान सकते हो, क्योंकि उनके बीच की लंबवत दूरी भी समान रहती है। अब पटरी में और 2 सरल रेखाओं में फर्क यही है कि 2 सरल रेखाएं हमेशा सीधी चलेंगी, उनमें मोड़ नहीं होगा, वो मुड़ेगी नहीं। और रेलगाड़ी की पटरी है वो एक बड़े घुमाव के साथ है वो मुड़ जाती है, परंतु उसमें भी लंबवत दूरी समान रहती है। ये उदाहरण के द्वारा हम इसको लेकर के समझ सकते हैं भी समांतर रेखाएं कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेलगाड़ी की पटरी कम ज़्यादा हो गई तो उसके ऊपर रेल के पहिए वो चलेंगे कैसे भाई? कहीं छोटी, कहीं दूरी कम, कहीं ज़्यादा हो गई तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। रेलगाड़ी के अंदर जितने भी डिब्बे होते हैं, इंजन होता है, उनके सब पहिए होते हैं, तो उनकी लंबवत दूरी है ना वो समान होती है सबकी, और वही पटरी की लंबवत दूरी समान होती है। तो रेखा, समांतर रेखा को समझाने के लिए हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, परंतु इसमें ये फर्क भी है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये पक्का उदाहरण है और हम इसको कह दें कि जी ये मतलब है समांतर रेखा का ही उदाहरण है। समांतर रेखा का उदाहरण नहीं है, ये केवल समझने के लिए भी लंबवत दूरी क्या होती है। अब आपके लंबवत दूरी समझ में आ गई होगी कि जो पहिए चलते हैं पटरी के ऊपर, अगर उनकी दूरी कम ज़्यादा हो गई तो ये तो संभव नहीं है पटरी के ऊपर चलने के लिए,
तो सभी जो रेलगाड़ी का ईंधन है उसके डिब्बे हैं, उनके जो पहिए लगे हुए होते हैं वो पटरी के हिसाब से बनाए हुए होते हैं और उसी हिसाब से पटरी बनाई होती है। दोनों का जब तालमेल बैठता है तभी वो उसके ऊपर चलती है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है, परंतु इसमें जो फर्क है वो आपको अब पता चल गया हो गया कि इसमें घुमाव आ जाता है, जबकि समांतर रेखाओं में कोई घुमाव नहीं होता। वो हमेशा चाहे उनको कितना ही बढ़ा दें उनके बीच में लंबवत दूरी बराबर रहेगी, और अगर लंबवत दूरी बराबर रहती है तो वह हमेशा एक ही दिशा में चलेगी। जिस दिशा में दोनों रेखाएं हमने खींची है उस दिशा में चाहे कितना ही बढ़ा दें, कितनी ही लंबी किलोमीटर तक कर दें अपने, उनकी कोई भी कभी भी वो आपस में मिलेगी नहीं। इसमें रेलगाड़ी की पटरी आपस में कभी नहीं मिलती है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है समांतर रेखाओं को समझने का। तो इस भाग में हमने है वो आज अध्ययन किया आसन कोण क्या होते हैं, रेखिक युग्म क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये दो रेखाएं इस तरह से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो ये जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इन्हीं को प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं अपने, अप्रतिच्छेदी यानी समांतर रेखाएं। इनको आप असमांतर भी कह सकते हो, प्रतिच्छेदी इनका नाम बहुत सही जचता है, जो प्रतिच्छेद करे, और ये अप्रतिच्छेदी कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इसके अंदर जो भी परिभाषाएं भाग 3 तक चली है आगे भी चलेंगी अभी, क्योंकि हमें कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, आसन कोण ये सारे अगर हमारे समझ में नहीं है तो यहाँ पर इस प्रश्नावली में जो सवाल हैं वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीकों से चित्र बना करके दिए हुए होते हैं। उसमें कुछ अज्ञात है, कुछ पूछा जाता है। अगर ये बातें हमारी जानकारी में नहीं होगी तो हमें इसमें सवाल करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और होगी कठिनाई। इसके आगे भी मैं परिभाषाएं क्लियर करूंगा। तो अपने सबसे पहला काम क्या करना है कि इस यूनिट के अंदर सवालों में कोई दम नहीं है। अगर हमें ये परिभाषाएं समझ में आ गई, और ये परिभाषाएं याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो रेखा गणित की शुरुआत होती है तो अगर हमें रेखाओं का, कोणों का, किस प्रकार के कितने कितने कोण हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, अगर हमें इनके बारे में मालूम नहीं है तो पूरा रेखा गणित है वो हमारा समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर भी आगे विभिन्न प्रकार की प्रमेय होती है। ये वर्त के अंदर, चतुर्भुज के अंदर, हर जगह ये जो परिभाषाएं हैं ये काम आएगी। तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि इस प्रश्नावली के अंदर सवालों में कोई दम नहीं है। अगर हमारे ये समझ में आ गई भी कौन सी रेखाएं क्या है, इनकी क्या विशेषता है, क्या इनके गुण हैं, कहाँ पर ये कौन सा काम करती है, कौन से कोण का कौन सा कोण है वो प्रभावित करता है, कोण रेखिक युग्म क्या है, तो संपूरक कोण क्या है, पूरक कोण क्या है, ये सब बातें हमें अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी चाहिए। ये भूमिका ही मान सकते हैं अपने रेखा गणित की, ये शुरुआत है। यहाँ पर अगर ये हमारी चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे जा कर के हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद भी अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि ये जैसे समांतर रेखाएं हैं, अगर इनको एक ऐसी कोई रेखा काट दे तो क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम तिर्यक रेखा होगा। अगर एक रेखा मैं से खींच देता हूँ तो उसे तिर्यक रेखा ही कहेंगे। अब उसके अंदर भी तिर्यक रेखा है, वो भी विभिन्न प्रकार के, चार यहाँ पर और चार यहाँ पर कोणों का निर्माण कर देगी। तो उन चारों कोणों में कौन कौन से कोण होंगे, अंतः कोण होंगे, बाह्य कोण होंगे, संगत कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे, तो उनका भी हम आगे अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोणों के बारे में विभिन्न प्रकार की 3 समांतर रेखाएं भी हो सकती है, दो तो है ही आपके, इसको एक काटें तो उसका नाम होगा तिर्यक रेखा। 4 यहाँ पर कोण बन जाएंगे और 4 यहाँ पर कोण बन जाएंगे। तो आपको है वो इन सब का है वो अच्छी तरह से अध्ययन करना है। अगर आपके कोई भाग समझ में नहीं आता है तो आप उसको पुनः देखिए, आप उसको बार बार देख करके और नोटबुक में नोट अवश्य करिए, और साथ में बुक में भी नोट कर लिए
ये कि बुक में कहाँ से ये पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से उठा करके ये पढ़ाया गया है। मैं कोई बाहर से थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, मैं तो किताब में से ले रहा हूँ जो अपने सिलेबस के अंदर है, और किताब में ये बातें सारी दी हुई है। तो यहाँ पर भी आप समझें और किताब के अंदर भी आप उसका ज़रूर अध्ययन करें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे कुछ चीज़ जो समझा रहा हूँ मैं समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर परिभाषाएं तो बहुत कम पूछी जाती है, परंतु समझना बहुत ज़रूरी है। ये परिभाषाएं आगे जाकर के प्रश्न में काम आएगी। तो इसके अगले भाग में है वो रेखाएं और कोण जो अन्य बचे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में जब परिभाषाएं अपने जब क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद में अपने प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो भी लेंगे। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।